टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन टाइम। सबसे अच्छा तो ये था कि मैं जब पढ़ता था तो मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसका रीज़न क्या था, सारे टीचर और सब मेरे को बहुत लाइक करते थे। तो वो भी बहुत अच्छा प्यार था, प्लस पॉइंट था मेरे लिए। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका स्वागत है एक बार फिर डीसी शो में। इस शो में हम लेकर आते हैं आपके लिए देश विदेश की बहुत ही शानदार और ऐसी अनोखी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर में अपने विचारों से, अपने एजुकेशन से, अपने पीआर से छुआ है वैश्विक जनता के मन को। आमतौर पे उनके जो कामकाजी दिन होता है या उनका जो प्रोफेशन है उससे आप रोजाना परिचित होते रहते हैं, लेकिन क्या है उनका निजी जीवन, कैसे उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया, कैसे वो आपके दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। ऐसे ही कुछ मंत्र जो उनके पास उनकी पोटली में है, हम कोशिश करेंगे आज उस पोटली को धीरे से खोलने की। तो दोस्तों, मेरे साथ है एक ऐसी कमाल की शख्सियत जो हिंदुस्तान के उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से निकलकर और वैश्विक तौर पे आज अपनी पहचान न केवल उन्होंने कायम की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हमारे इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस टाइकून मिस्टर विनोद हांडा जी। विनोद जी, आपका स्वागत है डीसी शो में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ विनोद जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, सब आप आशीर्वाद। पकड़ में बहुत कम आते हैं, तो आज आज हमने आपको थाईलैंड में पकड़ लिया है। राइट नाउ यू आर इन द फुकेट सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। और मुझे पता है आप इस समय अपने घर के किचन कम डाइनिंग हॉल एरिया में शायद बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और अभी हम सबको जब ड्यूरिंग इंटरव्यू में कोशिश करूंगा एक बार आपके वहां से पूरे फुकेट का व्यू दिखता है, तो वो व्यू हाँ जी, जरूर दिखाएंगे लोगों को। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उससे पहले हम लोग एक बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जानेंगे इस जादुई शख्सियत की सफलता के पीछे कौन कौन से टोने टोटके मेहनत क्या है इसके पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो कि आप ये और आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और कैसे आपका बचपन स्टार्ट? एक्चुअली मैं दिल्ली में पैदा हूँ। हमारे फादर जो हैं वो बीएचएल में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो काफ़ी जी जगह इंडिया में हमने देखी है। लास्ट में हम लोग सेटल हुए उत्तराखंड हरिद्वार में। जी तो हरिद्वार में मैं पढ़ाई भी करता था, तो छोटे-छोटे साथ में काम भी करता था। तो एक किस्म से आप कह सकते हो कि मैं 13-14 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट हूँ। फादर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं दिया। अपने आप छोटे-छोटे काम करते हुए धीरे-धीरे बढ़ता गया और लोगों से बहुत प्यार मिला। लोग मेरे को मतलब बहुत प्यार करते थे, तो धीरे-धीरे उनकी गाइडेंस भी मिलती गई बीच में, ये करो, वो करो। और ऐसे ही पढ़ता रहा, साथ में काम करता रहा और एक दिन फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं हरिद्वार से देहरादून गया। हरिद्वार में और देहरादून में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी डीएवी कॉलेज से। उसके बाद फिर साथ में अपना मैंने बिज़नेस शुरू किया जो एयर इंडिया से रिलेटेड था, वायुदूत था और अपना ब्रिटिश एयरवेज़ था। उनकी टिकटिंग करी और पासपोर्ट के काम किए। टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन टाइम। आप कोई ऐसी मीठी घटना जो आपको हमेशा याद रहती है, दोस्तों के बीच की या टीचर्स के साथ या प्रोफेसर के साथ या अपने कॉलेज के साथ, कोई एक ऐसा मीठा पल जो आपको आपको हमेशा गुदगुदाता रहता है, याद रहता है, वो आप शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? हाँ जी, सबसे अच्छा तो ये था कि मैं जब पढ़ता था तो मैंने कभी यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनी थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सेम क्या था सेम। कि उस समय अकेला था जो कांगो बजाता था। ओ अच्छा, उस दैट्स स्टेज पे, हाँ थ्री जी, पीस। स्टेज यस पे यस जो यस अपना कांगो यस बजता था वो मैं ही यस। बजाता था। तो उस ओके समय ओके। फिर प्रिंसिपल भी मेरे को कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो प्रेयर में बजाना, तो मेरे को कुछ क्योंकि कॉन्गो नहीं बजेगा तो प्रेयर कैसे होगी, तो यू गॉट अ प्रिविलेज। तो वो तो नहीं कैंसिल होती, बट ये था कि हाँ, भी वो बीट्स बनी हुई थी, जी तो वो सब कैची था बड़ा, तो उसी वजह से एक तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा था और दूसरा क्या था कि मैं एकदम जैसे पूरे कॉलेज स्कूल का जैसे स्टेज पे बजा रहा हूँ तो सब मेरे को जानते थे। जी। तो वो भी बहुत अच्छा प्यार था, प्लस पॉइंट था मेरे लिए और सारे टीचर और सब मेरे को बहुत लाइक करते थे और मिस तो करते ही हैं अपने पुराने यार दोस्त और सब साथी बंधु जितने भी हैं, सबको बहुत मिस करते हैं। तो ये कॉन्गो बजाते बजाते ये रेस्पेक्टेड मिस्टर विनोद हांडा का
सफर फिर इंटरनेशनल कैसे हुआ? क्या आपको इंटरनेशनली आप क्या कॉन्गो के साथ ही गए थे, या एक एक एक, नहीं, एक ऐसा नहीं अन्वेषी था। विनोद हांडा, या एक एजुकेशनिस्ट विनोद हांडा, या एक बिजनेसमैन विनोद हांडा फॉरेन ओवरसीज गया, और किस देश से आपने शुरुआत की? हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि मेरे को खुद शौक हुआ कि भी मैं विदेश जाऊँ। तो सबसे पहले जब तक खुद को नॉलेज ना हो तो फिर किसी को कह नहीं सकते हो, तो पहले सबसे पहले मैंने अपने आप में नॉलेज गेन करी और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पासपोर्ट बनाया, उसका सिस्टम देखा कि पासपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मेरे को पासपोर्ट का एक किस्म से आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी कलेक्ट होगी और वही मैंने आगे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह अपना रुड़की, सहारनपुर सब जगह मैं पासपोर्ट बनाने में फ़ेमस हो गया। अच्छे-अच्छे लोग मिलते गए, उन्होंने मेरे को आइडिया दिए कि आप पासपोर्ट तो बना लेते हो, इन लोगों को आप घुमाने भी लेके जाओ। तो सबसे पहले मैं एक एजेंट थे, ट्रैवल एजेंट जो देहरादून में थे, वो मेरे को अपने साथ सिंगापुर और हांगकांग का ट्रिप में अपने साथ लेके गए। तो फिर मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे को उनके साथ हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इंडिया हमारा बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। 30 साल, 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी, अरे तो दैट उस टाइम समय तो सिस्टम हमारा बिल्कुल। जो था और डॉलर के रेट भी बहुत कम थे और ऐसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सिंगापुर, हांगकांग वगैरह का। थाईलैंड भी आया मैं। तो ऐसे ही करते-करते मेरे को फिर एक आइडिया मिल गया कि भी हम लोग टूर करें, तो फिर मैं 10-10 आदमी के ग्रुप लेके जाने लग गया। कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी जर्मनी चले गए ऐसे करके। तो वो एक्सपीरियंस फिर मैंने पासपोर्ट का काम छोड़ के फिर ये शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही मेरे को अपना ब्रिटिश एयरवेज से ऑफ़र आया, जीएसए होलसेल जो है। तो उस समय मैं यंगेस्ट था, उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी, जब मैं ब्रिटिश एयरवेज के साथ कनेक्ट हुआ था। वाह। और हाँ जी, तो उस समय मैं मेरे को आई कैन विजन कि 19 साल का एक लड़का और फॉरेनर के साथ जी, कम्युनिकेट कर रहा है। वाह, जी। वेरी गुड। जी। बस फिर ऐसे ही बस कारवां बढ़ता गया, साथ में हम लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए और प्यार मिलता गया। ऐसे ही फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 1986 में मैं इंग्लैंड चला गया सेटल होने के लिए। पर इंग्लैंड मेरे को एक्चुअली में अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस समय ये था कि टैक्स बहुत थे। तो टैक्स को देख के मेरे को ये सोच में आया कि भी अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और मेरे को 40% गवर्नमेंट को देना है देना और है। 60% मेरी मेहनत है और वो मेरे को कोई उस समय ठीक नहीं लगा। तो जी। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी मेहनत 40% कोई और लेके जा रहा है। जी। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपनी जो पूरी कोशिश करके कहीं और सेटल होता हूँ। तो फिर मैं इंग्लैंड छोड़ के फिर मैं थाईलैंड आ गया। थाईलैंड का मेरे को एक ये अच्छा लगा कि एक तो ये कल्चर हमारा है, एक तो बुद्धिज़्म है जी। जी, और बुद्धिज्म। जी। हिंदुइज़्म है और जी। हमारा कल्चर इससे जुड़ा हुआ है। जी। और सबसे प्लस बेनिफिट ये है कि एकदम पास में है इंडिया के, जब भी दिल किया एब्सोल्युटली। 4 3 घंटे में हम पहुँच गए। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत स्माइल फेस है इनका। और यहाँ के राजा तो पूछिए मत, राजा तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता ही है हिस्ट्री में राजा यहाँ के थाईलैंड के यस, वर्ल्ड में यस, यस। नंबर 1 हैं, यस, चीज़ में यस, यस। बहुत अच्छे हैं यस। और कल्चर वाइज़ भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मेडिकल भी बहुत अच्छा है थाईलैंड का। जी। तो अभी बस यही है कि धीरे-धीरे करते-करते हम लोग थाईलैंड पहुँच गए। We are talking about Mr. Vinod Handa now. You are famous hotelier in Thailand, as well as अगर फुकेट की बात करें तो वहाँ की हल्दीराम है। आप यू हैव अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट देयर। और सबसे बड़ी बात, जो दिल के राजा आदमी, मैंने आपके साथ मैंने इवन वॉक भी की है, हम लोग घूमने गए, आपके सारी प्रॉपर्टीज पे भी गया मैं। जी, जो जी, जी। टेस्ट ऑफ फूड है, जो जो कल्चर है, जो बिल्कुल दूसरा मिनी इंडिया आपने वहां बसा रखा है। जी, बिल्कुल। ये सब की शुरुआत कैसे हुई, और हाउ यू स्टैब्लिश, और इस गुलदस्ते को आपने इस वक्त में कैसे संभाल रखा? हाँ जी, उस ऐसे जब मैं थाईलैंड फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को अच्छा लगा और आपको बताइए कि कल्चर भी बहुत अच्छा है और बुद्धिज़्म भी है और मैं रिलीजियस हूँ बहुत सबसे पहले और मैंने ज़िंदगी में कभी शराब और सिगरेट वगैरह नहीं करी पी है। तो थाईलैंड में आके मैंने सबसे पहले 1 महीना मैंने काम सीखा यहाँ पे, देखा कि भई यहाँ पे काम कैसे होता है, क्या सिस्टम है। तो 1 महीना मेरे को बहुत अच्छा लगा, पॉज़िटिव मेरे को लगा टोटली
और उस हिसाब से फिर मेरे को डिसीजन ये लेना पड़ा कि भी मैं अपना इंडिया को छोड़ के और थाईलैंड में सेटल हो जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने आते ही एक रेस्टोरेंट खरीदा पताया में, जिसका अच्छा, नाम था ओके, रॉयल इंडिया के नाम से। रॉयल इंडिया, ओके। हाँ जी, रॉयल इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट था पताया में, वो सबसे पहले मैंने वो रेस्टोरेंट लिया और उसके वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थाईलैंड में। और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स ये आई, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, जो लैंग्वेज, थाई वगैरह इंग्लिश नहीं यस, बोल पाते यस, थे और यस, हम यस, थाई भी बोल पाते थे। यस, यस, यस। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली में। एंड यू लर्न और थाई नाउ? हाँ जी, अब तो खैर 90% बोल लेते हैं जी। जी, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर धीरे-धीरे करते-करते हमने एक रेस्टोरेंट से फिर 2 से 4 ऐसे करके शुरू किए। फिर अभी हम लोग अपना 5-6 रेस्टोरेंट है अपने फुकेट में, आइलैंड में, और 4-5 ही होटल है अपने। हाँ जी। ओवरऑल कितने आपके अभी जो लोग हैं जो इंडियन वहां पे काम करते हैं? मेरा जो स्टाफ था 110 स्टाफ था मेरे पास, तो टोटल इंडियन थे, जो कि अपनी कंफर्टेबल ज़ोन में हम लोग काम कर लेते हैं और यस, यस, एक-दूसरे को हम समझ भी लेते हैं कि भी यस, ईज़ी यस, होता है यस, उनसे यस। काम लेना। और वो भी अच्छा होता है कि हमारे को उनकी हेल्प करते हैं, जैसे इंडिया में उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम सपोर्ट कर दिया, या वो एक लैंग्वेज की ये एक बेनिफिट था और प्लस वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। थाइयों के साथ ये प्रॉब्लम है कि थाई लोग खुद जो है वो काम नहीं करते। ये लोगों को काम जो है वो दूसरा कंफर्टेबल ज़ोन में रहते हैं और ये लोग उतने हार्ड वर्कर नहीं होते। और 90% लड़कियां काम करती हैं और 10% जो बॉयज़ हैं वो, जैसे मान लो यहाँ पे एक टैक्सी तुक-तुक चलती है वो चलाते हैं, या वो चलाते हैं। बीच जी, बॉय होते हैं जो बीच पे बोट जी, वगैरह चलाते हैं। जी, तो ये लोग, थाई लोग यही काम करते हैं। तो जी, अपना स्टाफ था इसमें, जो थाई मेन थे हमने जो रखे हुए थे, वो ऑलमोस्ट समझ लो कि 25% थाई थे और 25% हमारे पास जो थे इंडियन थे और 50% बर्मीज़ थे, जो बर्मीज़ लोग काम जी, करते थे। जी। अब हम बात करते हैं, नाउ यू आर राइट नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ स्माइल। बिल्कुल। आप वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश है, आपका एक बहुत अच्छा सर्कल है, यू आर वेरी क्लोज विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू, इन अ थाई गवर्नमेंट, इन अ थाई शासन। हाँ आपको जी। थाईलैंड में जो इस समय जो पैंडेमिक जैसे इंडिया में चल रहा है, थाई में भी सेम प्रॉब्लम है, ये तो वैश्विक प्रॉब्लम हाँ है जी। पूरी सारी। थाईलैंड में एक्चुअली थाई गवर्नमेंट ने जो इसको इसको जो जो या राजा या उनकी फैमिली ने जो जो इसको समेटा है, और जिस तरीके से इसे मैनेज किया है, तो उसके बारे में आपके वक्तव्य क्या है कि थाई लोगों के लिए और वहां जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं उनके साथ मिला के की जो कोऑर्डिनेशन किया गवर्नमेंट ने, आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से इसे शब्दों में व्यक्त करेंगे? नहीं, कोई देखो, थाईलैंड जो है वो बहुत छोटा कंट्री है कंपेयर इंडिया। तो छोटा कंट्री ऑलमोस्ट जल्दी ही आप उसको कवर कर सकते हो। तो थाई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हुई, इन्होंने उस समय लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद इन्होंने, थाईलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट थे, इन सबको उन्होंने मंथली जो सोशल सिक्योरिटी के थ्रू उनको पैसा दे रही है, आज भी दे रही है। दैट इज फॉर लोकल थाई पीपल। हाँ जी, ओनली फॉर लोकल थाई पीपल एंड हू हैव द वर्क परमिट। अगर यस, आपके पास वर्क परमिट है, इवन यू कैन टेक मनी एज ओके, पर लॉ ओके। फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट। तो एक तो ये सबसे अच्छा इन्होंने सिस्टम किया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे लोग शुरू से ही बाय नेचर लोग जो है मास्क पहनते हैं, अपने घर के अंदर जूते वगैरह नहीं लेके जाते, तो इसलिए इतनी जल्दी ये फैला नहीं है। आज भी फुकेट में जीरो, हाइजीन का, ओनली 2 केसेस इन फुकेट? नो नो, नॉट टू, जीरो। 0 केस? ओ माय गॉड। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो थाईलैंड जो है इस समय जीरो केस है। तो इसका रीजन यही है कि इन लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जो बोलती है यहाँ की जनता मानती है। ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने, जो कि हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। हमारे हाँ, यहाँ आपसी परस्पर विरोध थोड़ा ज्यादा है, बतौर मैं इंडियन आपको मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत ही, ये न्यूज़ में भी है, आप सर्च करना। 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को जो थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, थाईलैंड के गवर्नर ने उसको पेनल्टी लगाई क्योंकि वो विदाउट मास्क रैली कर रहा था। तो गवर्नर ने उसको भी नहीं बख्शा।
तो ये तो कितनी अच्छी बात है। तो उनके लिए तो सब छोटा बड़ा एक समान है। तो ये एक मैसेज आता है कि भाई चाहे वो राजा है या रंक है, सब एक बराबर है। रूल इज रूल फॉर एवरीबॉडी। तो ये मैसेज से क्या है कि पूरे थाईलैंड में अभी सब जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसका यही रीजन है कि यहाँ पे केसेस नहीं है, बहुत कम केसेस है। जो अभी वैक्सीन आई है वो अभी थाई लोगों को लगा रहे हैं। अभी फॉरेनर्स को लगाना इन्होंने जून में करना है। जून में शुरू। जून को Great, फॉरेनर्स great. को देना शुरू करेंगे। वो कहते हैं कि पेड़ को अगर बड़ा करना है तो उसके तने को पहले मजबूत करना होगा, जड़ों को जी, मजबूत, तो वो अपनी जी। लोकल उसको मजबूत करके देन दे गो अहेड फॉर द। एक और चीज है कि यहाँ पे कोई अभी देखो इतनी परेशानी नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी चकारी नहीं है, डकैती नहीं है, अब सब कुछ खुला रहता है। तो यही रीजन है कि ये लोग जो है हमारे यहाँ जैसे इन सबके पेट भरे हुए, जी 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 तो वो अपने कंट्री को नुकसान नहीं देते, ये अपने जी। कंट्री को बहुत प्यार करते हैं। यानी कि आपके कहने में फ्राम 10वीं का जो शासन है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे पुराने राम राज्य की याद दिलाता जी बिल्कुल बिल्कुल। है। जी जी अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसा आपने बताया कि, और क्योंकि मेरा वो पसंदीदा क्वेश्चन है कि आप कॉन्गो प्ले करते थे, तो आपके अंदर एक कलाकार विनोद हांडा छुपा हुआ है। हाँ जी। तो वो आपसे आज एक और रिश्ता बन गया हम दोनों का, क्योंकि मुझे गाने का शौक है, आप हाँ प्ले जी, करते तो मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। हैं। ग्रेट। तो कॉन्गो बजा लेता हूँ, ढोलकी बजा लेता हूँ, तबला बजा लेता हूँ, ड्रम बजा ओह यस, लेता हूँ। माय मींस गॉड यू आर वेरी मच कंफर्ट इन रिदम हाँ सेक्शन। जी, क्या ये जो बिजनेस टाइकून विनोद हांडा है, आने वाले समय में क्या हमें उम्मीद करें कि कला जगत को भी कुछ देने का एक अंदर जज्बा इस बिजनेस टाइकून के अंदर है? क्या हम ये उम्मीद करें कि थाईलैंड में जिस तरह से ये एक फूड की एक छोटी सी क्रांति लेके आए, फूड का एक नया कल्चर लेके आए, तो क्या ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का भी कुछ ना कुछ कल्चर लेके आने का कुछ अपने माइंड में कुछ इनको कुछ एक पीस ऑफ वर्क जिसे हम बोलेंगे, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है कुछ अपना? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने बॉलीवुड पिक्चरों की और साउथ इंडियन पिक्चरों की शूटिंग कराता हूँ। वाओ, तो ग्रेट। इसमें फुकेट में आपकी बहुत सारी पिक्चरें हैं जो शूट दैट इज हुई। अ लाइन प्रोडक्शन हाँ यूनिट जी, जिसको बोलते हैं हम। तो हम तो बहुत खुश हैं कि अगर हमारा कल्चर, हमारी मूवीज और यहाँ पे हो और हम उसको प्रमोट करें और करें, और एक बहुत वैश्विक पहचान हमारे मिल लिए जाए। बड़ी गर्व की बात है कि हमारा कल्चर और हमारे लोग यहाँ पे आए और वो शूट करते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी मैं इस बिजनेस में कहो ना प्यारे से शुरू हुई थी पिक्चर, ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी, और ओह अभी बागी तक हम लोग शूट कराते ही हैं। सारे मूवी स्टार जितने ग्रेट, भी हैं ग्रेट, सब अपने यहाँ पुकेट में जो होती, साउथ के भी हैं और अपना ग्रेट, बॉलीवुड के भी है, ग्रेट। तो हम लोग शूट करा चुके हैं, बहुत सारी पिक्चरें करा चुके तो मेरी रिक्वेस्ट बिजनेस टाइकून श्री विनोद हांडा जी से कि आज पहली बार दर्शकों को एक बहुत प्यारा सा व्यू है फुकेट का हैं। जो नजर आता है, तो वो जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं। इट्स अ रिक्वेस्ट विनोद जी, प्लीज। तो ये खूबसूरती आपको ये भी बयान करती है कि देखिए आप मेहनत करें तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। छोटी सी जगह से एक लड़का पहुंचता है फॉरेन में, और देखते देखते वो अपना एक अंपायर वहां पे इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही करेज और बहुत ही, मेरे ख्याल से, मैं शब्दों में तो क्या व्यक्त करूं, लेकिन ये आपके लिए इस तरह से एक शिखर है कि इस शिखर को कोई भी छू सकता है ईमानदारी से, मेहनत से। बहुत खूबसूरत। तो ये है वाह, अपना छोटा सा घर। ईश्वर ऐसा छोटा सा घर सबको बख्शे। आप आज मिले एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे बिजनेस टाइकून, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बड़े भाई, और मैं कहूँ थाईलैंड में हमारे गार्जियन विनोद हांडा जी से, जिन्होंने कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जुनून से एक सल्तनत खड़ी कर दी, और वो जुनून आज भी जारी है। जितने भी हैं, जो भी हम जिंदगी में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं।
हम बिल्कुल तैयार हैं सबकी सेवा करने के लिए। एक मोस्ट हम्बल पर्सनैलिटी से आज आप मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीसी शो।